प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस्लामाबाद में बुलाने का ऐलान कर दिया। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें इदारों के लोगों को भी बुलाया जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तक पुरअमन एहतजाज का लाया अमल दिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटे वालिद से मिलने पाकिस्तान आएंगे पीटीआई रहनुमाओं की तस्दीक, जबकि वकला का कहना है कि कासिम और सलेमान के कयाम और आमद की तस्दीक फौरी तौर पर नहीं कर सकते। पाकिस्तान आने और वालिद से मिलने का उनका आईनी हक है, लेकिन इसके बावजूद क्या वो आ सकेंगे और वालिद की रिहाई के लिए कोई मौसर हिकमत अमली बना सकेंगे? ये इस वक्त का अहम तरीन सवाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट की, जो मामूली बेहतरी के बावजूद कमजोर तरीन पासपोर्ट्स में शामिल। पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ जंगज़दा सोमालिया, शाम, इराक और अफगानिस्तान से बेहतर है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 32 ममालिक में वीजा फ्री रसाई की सहूलत हासिल है। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम एपीसी, ये एपीसी 31 को और 31 जुलाई और 1 अगस्त को बुलाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक की भी बातें चल रही थी एक लाया अमल दिया जाएगा। कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है इससे? जी, ये अब सूरत हाल ये है कि ओवरऑल जो स्टेलमेट चल रही है 2-3 साल से कि चीज़ें जो हैं रुकी हुई हैं, उसमें जो दोनों मुतहारिब ग्रुप हैं उनके दोनों की स्ट्रेटजी में एक शिद्दत आई है। शिद्दत इस तरह आई है कि गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही और जिस तरीके से अदालतों से फ़ैसले आए हैं वैसे तो अदालतों के फ़ैसले हैं, मगर क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये एक एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड जुडिशरी आ गई है और जिस तरीके से ख़ास तौर पर सरगोदा की अदालत से 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं, वो एक मज़गा खेज़ किस्म का फ़ैसला है और उसके पीछे क्लियरली नज़र आता है कि गवर्नमेंट का एजेंडा है कि सूरत हाल ये है इस वक्त कि जो पंजाब के अंदर लीडर ऑफ दी अपोजिशन है अहमद अली खान भच्चर साहब, उनकी भी 10 साल की कैद हो गई है। यास्मीन राशिद और बाकी लोग पहले ही जो है 10-10 साल की सज़ा में जेल काट रहे हैं और साथ में नेशनल असम्बली के अंदर उमर अयूब जो है उनके भी वारंट जारी हो चुके हुए हैं। इवन चीफ मिनिस्टर अली मीन गंडापुर जो हैं केपी के, उनके भी वारंट जारी हो गए हैं। तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही बल्कि वो एक्सेलरेट कर रही है। और दूसरी तरफ से पीटीआई भी जो है वो ये तासुर दे रहे हैं कि वो दीवार के साथ लग गए हैं और उन्होंने ना सिर्फ कि ऐलान कर दिया है, आज इमरान खान का भी उनकी बहन के हवाले से जो बयान आया है कि जी बिल्कुल जो ये भरपूर तहरीक चलाने की गंडापुर को और जी सभी को गंडापुर को, गौर खान को, सलमान राजा को, पूरी अपनी पार्टी की लीडरशिप को उन्होंने भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत दी हैं और जिस तरीके से उनके अलीमा खान के बकौल उनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है तो उनके ज़ाहिर है मुस्तरब है उनकी पार्टी भी। और साथ में जो एपीसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मुत्तहदा अपोजिशन जो है उसमें महमूद खान अचकज़ई भी हैं, उसके अंदर जो है राजा नासिर अब्बास और तमाम जो उनकी ग्रुप है, उन्होंने अपोजिशन के अपना जो है एपीसी की कॉल दी है 31 जुलाई और 1 अगस्त को वो बैठ के लाए अमल तय करेंगे कि वो इसके अंदर शामिल करते हैं। पहले ये ज़रा पीटीआई के ऊपर ये एक शिकायत की जाती थी कि ये एक तनकीद की जाती थी कि ये सोलो फ्लाइट कर रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो एक बहरहाल उनका एक कद काठ है, एक वज़न है और उन्होंने जो उसके कॉन्टोर्स थोड़ा सा इशारा किया है कि वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे ये तहरीक का एहतजाज किया जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक, बलोचिस्तान में और केपी में। तो ऐसी सूरत हाल में जो पहले ही सिक्योरिटी के हालात बड़े मखदूश हैं और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे जो है पिछले चंद दिनों से थोड़ी सी शिद्दत आ गई है हमलों में और आज भी कल का ये वाक़या है कि बस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया जिसमें 3 दहशतगर्द तो हलाक हुए मगर एक मेजर और एक सिपाही भी शहीद हुए और चंद दिनों में वो टारगेट कर के जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी के अफराद को जो है वो निशाना बना रहे हैं। और केपी में भी कोई इतनी अच्छी सिक्योरिटी की ख़ास तौर पे साउथ में
जो है KP के डेरा इस्माइल खान बन्नू वगैरह में कुछ हालात नहीं हैं। तो ऐसे हालात में जब ये दोनों तरफ से ग्रुप तैयार हैं कि वो लड़ने के लिए बाहर निकल आए हुए हैं, और साथ में ऑफ कोर्स जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि इमरान खान के बच्चे जो हैं कासिम और सलमान जो हैं वो अमेरिका में इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं, और वो 4-5 जो है कांग्रेसमैन और सेनेटर्स से मिल रहे हैं, और उनके हवाले से ये बताया गया है कि वो बिल्कुल आ रहे हैं, और इमरान खान ने भी आशीर्वाद दी है कि कासिम सलमान मेरी औलाद हैं, रिहाई के लिए, मेरी रिहाई के लिए आवाज़ उठाना उनका हक है। अब वो कब आते हैं, किस तरीके से आते हैं, अभी कोई उसका डिटेल्स नहीं शेयर की जा रही, और उनके आने से जो यहाँ पे रिएक्शन है क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा मिक्स्ड सा रिस्पांस आया है। कुछ हलकों की तरफ से ये कहा गया बिल्कुल आएँ और वो अपने वालिद से मिलें, मगर साथ में इशारों में ये भी हल्की फुल्की धमकियाँ भी हैं कि जी वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह बड़े वो उनका एक तरीक़ाकार है, बड़े लाइटर वेन में वो कह देते हैं कि जी इसी तरह सियासतदान बनते हैं, गिरफ्तारी होंगे तो वो फिर सियासतदान बनेंगे। तो ये कि वो क्या वो सियासी तहरीक को लीड करेंगे, और सियासत की बड़ी थिन लाइन है, क्या सियासत है और क्या सियासत नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनका क्या, जब वो आएंगे तो कितना यहाँ पे वो एक प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, और बहरहाल एक उसके बाद उनके आने पे यहाँ एक इंटरनेशनल लाइमलाइट होगी, एक फोकस भी होगा। तो क्या गवर्नमेंट उनको कोई उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हुए, या उनको गिरफ्तारी तो खैर मेरा ख्याल है बहुत एक शायद ना ही की जाए, मगर अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो क्या ये बर्दाश्त होगी, और क्या इसके ज़रिए उनकी सिर्फ मुलाकात तक रहेगा, या इसको, क्योंकि स्टेक्स दोनों तरफ से बहुत अब ऊंचे चले गए हैं। गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर जो है वो अगर हाँ कर देती है तो उनकी सारी हुकूमत जो है कमज़ोर पड़ती है, तो सारी उनकी हुकूमत दाव पे लगी हुई है, और वो जिस हद तक जा चुके हुए हैं उनके लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल लगता है। और PTI के लिए भी बहुत बड़ा एक ये चैलेंज आ गया है कि उनका जो 3 साल गुजर चुके हुए हैं, और ये काफ़ी महीनों के बाद 26 नवंबर के बाद जो है ये दोबारा उन्होंने ये कॉल दी है, और इस दफ़ा भी अगर उनकी ये कॉल कामयाब नहीं होती और इसके बाद भी वो नहीं लोगों को इतना प्रेशर इकट्ठा करके प्रेशर क्रिएट कर पाते कि जिससे गवर्नमेंट कोई सॉफ्टनेस दिखाए या फ्लेक्सिबल हो या कोई ऐसी लचक दिखाए कि उनके लिए थोड़ी सी आसानियां निकलें, तो इसके बाद शायद PTI के लिए दोबारा खड़ा होना ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या कब दोबारा वो होंगे। और उसके बाद जो है मज़ीद सख्ती आ सकती है कि ऑलरेडी उनकी टॉप लीडरशिप इस वक्त जो है या तो ऑलरेडी जेल में है, या वो फ़रार है, या अभी जो लेटेस्ट सज़ाएँ सुनाई गई हैं ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली में फचर साहब और इन लोगों को सरगोदा के उसके अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ उनकी 10-10 साल की कैद नहीं है, उसके साथ उनकी डी-सीटिंग भी है। तो उसका क्या इम्पैक्ट है, फिर उसके साथ जोड़ लेंगे ये सब कुछ जो हो रहा है, तो उसमें दुनिया भर में क्या हमें ये इससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो क्या हम उसको सह पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे खित्ते में और पूरी दुनिया में एक तनाव चल रहा है। जंगें हमारे बॉर्डर तक आ चुकी हुई हैं। ईरान इसराइल की जो जंग है वो अभी वो धमकियां आती रहती हैं और वो किसी वक्त भी दोबारा शुरू हो सकती है। आमिर साहब, इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना अफोर्डेबल होगा इस सिचुएशन के साथ डील करना, क्योंकि इंटरनल प्रेशर्स भी हैं, एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि जिस तरह हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते से हम ये बात कर रहे हैं कि एक मेजर स्ट्रैटेजी मिसिंग है, पार्टी इकट्ठी होना मिसिंग है। तो अभी 2 इवेंट्स है जो कंबाइन कर रहे हैं। APC विच मुस्तफ़ा नवाज खोकर हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी
थी कि व्हाट वेयर पीटीआई इज लैकिंग इज दी मोबिलाइजेशन, इज दी चैनलाइजिंग, इंगेज करना मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोगों से, एक चीज़। और दूसरा, कासिम और सुलेमान की एंट्री, चाहे वो पॉलिटिक्स में एंटर ना करे लेकिन एज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस इन द फेवर ऑफ हिज फादर, मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें अगर कंबाइन करती हैं तो कोई ना कोई तो सियासी मंजरनामे पे तब्दीली, रिपल्स तो क्रिएट होंगे। जी, यही एक स्ट्रेटजी की जो तब्दीली नज़र आती है कि पीटीआई की लीडरशिप बहरहाल वो इनएक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जो उनके एक्सपीरियंस लोग हैं या वो पार्टी छोड़ चुके हुए हैं या वो जेल के अंदर हैं, तो जो इस वक्त फील्ड में हैं वो अपने तहीं अपना जोर लगा रहे हैं, मगर उनके पास एक तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर जो जिस तरीके से ये अब एपीसी की जा रही है 31 जुलाई को और पहली उसको अगस्त को जो है 1 अगस्त को, तो उसके क्या वो महमूद खान अचकज़ई का एक वज़न है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी साथ में हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब भी साथ में हैं, और ये बलूचिस्तान बड़ा सेंसिटिव है, वहाँ ये पहले ही मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटी की केपी में भी इशू है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि इस दफ़ा क्या तब्दीली है। ऑप्टिक्स कितने इंटरेस्टिंग हो गए। अच्छा, हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी दुरानी साहब, शायद आपको मौका मिला हो हमारे इब्तदाइये के, आप हमेशा ये बात करते थे कि जब तक पीटीआई जो है अपोजिशन की बाकी पार्टियों को और बाकी सूबों में जो इस तरह की अपोजिशन के ग्रुप्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको साथ नहीं लेके चलते तो ये दाल गलने वाली नहीं है। आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ ये कर लेंगे या ये फिर दोबारा स्टेलमेट ही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, ये जो इस वक्त कोशिश है, हम तो हर दफ़ा यही तवक्को रखते हैं, कोशिश भी करते हैं कि ये कुछ कर लें, लेकिन अभी भी जो ये कोशिश फ़िलहाल जो हो रही है ये इस्लामाबाद सेंट्रिक लग रही है। मतलब इस्लामाबाद में मौजूद सियासत जो है उसी के गिर्द घूम रही है, और ये तवक्को तो ये की जाएगी कि इसके अंदर भी वही फोटो ऑप, खाना, गोल मेज, चकोर मेज, और उसके बाद रुखसती के बजाय कोई प्रैक्टिकल हिकमत अमली निकले। और प्रैक्टिकल हिकमत अमली जो होती है वो इकट्ठा होना नहीं होती, वो एक एक्शन प्लान देना होता है, वो आवाम को एंगेज करना होता है, और वो आवाम के अंदर एक आगाही पैदा करना होता है। और दूसरा उसका एस्पेक्ट ये होता है कि अपोजिशन का काम क्या है। अपोजिशन का काम है रोना धोना, शोर मचाना, अपने होने वाले जुल्म को बयान करना, जेलों में पड़े हुए उसके ऊपर मातम कुना होना, और इस चीज के ऊपर एक भरपूर अपनी मजलूमियत को प्रोजेक्ट करना। अभी तक पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि वो मजलूम बनने की जगह अक्सर उसको एग्रेसर बना दिया जाता है। अब तवक्को ये की जानी चाहिए कि वो एक अपोजिशन में बैठी हुई एक मजलूम पार्टी जिसकी क़यादत जेलों में है और जिसके साथ नाइंसाफी इस किस्म की हो रही है कि जो पूरी दुनिया देख रही है, उसके तौर पर एक हिकमत अमली बना के आए, ऐसी सूरत में कि जब अवाम पीटीआई से कम मजलूम नहीं है। मतलब उनकी चीनी चोरी, गंदम चोरी, उनका चावल चोरी, उनका आटा चोरी, उनकी बिजली चोरी, उनका तेल चोरी, मतलब हर चीज के ऊपर जब अवाम भी दुखे पड़े हैं, पीटीआई भी दुखी पड़ी है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रही तो अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रही। तब ये चैलेंज तो है यकीनी तौर पे अपोजिशन। अभी जो ये 31 जुलाई को मुतहदा अपोजिशन वाले जो मीटिंग कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई, वो आप कह सकते हैं कि आजकल के दौर के नवाबजादा नसरुल्लाह खान तो बस एक ही थे, वो उनके करीब तरीन आजकल के माहौल में शायद उनका ही रुतबा आता है। और क्योंकि वो बलूचिस्तान से हैं और इसके अंदर पश्तून और बलोच नेशनलिस्ट भी शामिल होंगे, और सिक्योरिटी की इन दो सूबों में कोई इतनी अच्छी सूरत हाल भी नहीं है, तो लायामल उनका भी आना है कि करना क्या है। मगर आपको ये चैलेंज ज़्यादा मुश्किल लगता है? हाँ, मेरा ये ख्याल है कि महमूद खान साहब जो है उनका एक तो ये तमाम जो खसूसियात हैं, एक वो सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़ा उनका तजर्बा भी है, लेकिन उनका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो ये है कि उनका अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। तो इस वक्त जो इनकी इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए ऑपोजिशन की,
वो कितनी मैनेज कर पाएंगे और कितनी वो कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि पीटीआई उन्हें कितनी स्पेस देगी कि वो उस इंक्लूसिवनेस को और उसमें से निकलने वाली स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सके। ये एक सवाल है। ये आप जो इमरान खान के वहाँ पे बच्चे इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं, 2-4 कांग्रेसमैन और सेनेटर से वो अमरीकी मिले हैं और उनकी ट्वीट्स भी आई हैं, तस्वीरें नज़र आती हैं। आपके ख्याल में वो कोई प्रेशर क्रिएट कर लेंगे अगर वो यहाँ पे आए? और भाई ये जो डेवलपमेंट हो रही है, मैं इस डेवलपमेंट को, ये जो लोकल डेवलपमेंट्स हैं, इनसे बड़ी डेवलपमेंट समझ, और मेरे ख्याल में ये हुकूमत की और हमारी की बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर उनको सियासत में कूदना पड़े। मैं जानता हूं इमरान खान साहब हों या इन बच्चों की वालदा हो या ये खुद हों, इनका बुनियादी तौर पर कोई पॉलिटिकल डिजाइन या पॉलिटिकल इंटेंट मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऐसा रवैया अख्तियार किया गया हुकूमत की तरफ से और हमारे यहाँ के अदलिया की तरफ से और हमारे यहाँ के हुकूमती इदारों की तरफ से कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी मजलूमियत और उन पर होने वाला जुल्म और उनके साथ होने वाली कानूनी नाइंसाफियां जो हैं वो एक रोजे रोशन की तरह इस तरह आया होके आ गई हैं कि हर कोई उनके लिए एक हमदर्दी महसूस करता है। और इस हमदर्दी के पर्सपेक्टिव में इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो पीटीआई को मरूसी पार्टी बनाए। आज भी शायद वो ना चाहते हों कि, और ना उन्हें चाहना चाहिए, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी दे के, चूंकि वो एक मार्शल्ला का दौर था, उस दौरान फांसी दे के पीपल्स पार्टी, जो कि भुट्टो साहब डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते थे, उसको सिंबल बना दिया गया मरूसी पार्टी का। लेकिन उस वक्त तो एक मार्शल्ला का दौर था। आज तो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी हुकूमत में है और उस दौर में ऐसे इकदाम किए जाते हैं जिसके नतीजे में अगर पीटीआई जो है वो भी मरूसियत की तरफ चली जाती है और इमरान खान के बच्चों को आके जो है कैंपेन चलानी पड़ती है और बाकी सबको यहाँ जेल में, खुद इमरान खान को देखें, वो एक पॉलिटिकली नॉलेज और पॉलिटिकल स्ट्रगल से निकला हुआ लीडर है, उसको अगर जेल में रख के उसको इतना ज्यादा मजलूम कर दिया जाता है कि उसके बच्चे आए तो उनको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करे। तो मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की पता नहीं ख्वाहिश हो या ना हो, इसके नतीजे में तहरीक चली या ना चले, ये हुकूमत और हुकूमती इदारे जो हैं वो इसके नतीजे में बहुत डीफेम होंगे। और वो डीफेम तो दुरानी साहब बड़ा एक छोटा सा लफ्ज है, मगर जिस तरह नजर आता है कि हुकूमत तुली हुई है कि वो पीछे नहीं हट रही, और उसी उनके इस शिद्दत पसंदी से जो हाल ही में फैसले जो हुए हैं उससे इदारों के मतलब बहुत सवाल आ गए हैं। पहले ही अदलिया के ऊपर ये एक एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड कहा जाता है कि जुडिशरी बन चुकी भी है, मगर ये जिस तरीके से फैसले सरगोदा से आए हैं और जो एक बज़ाहिर जो एविडेंस जिसकी बुनियाद पे ये, आप देखें लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब के अंदर भी जो हैं उनको 10 साल की कैद हो गई है और लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उनके भी वारंट निकले हुए हैं। तो अदलिया, पार्लियामान, ये सब को इसके ज़रिए रोंदे जा रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल एक रियासत पे, मुस्तक़बिल की सियासत पे, अदम इस्तेहकाम पे जो पड़ता है, वो उसके मतलब क्या कहेंगे आप? बहुत इम्पोर्टेंट आमिर, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने इशारा किया कि इस वक्त हुकूमत किसकी है? मियां नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त हुकूमत किसकी है? बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी की हुकूमत है और ये दोनों पार्टियां इत्तेहाद में हैं। इन दोनों पार्टियों के होते हुए पाकिस्तान के अंदर अदलिया की तदफीन हो गई, इनके होते हुए इंसाफ की तदफीन हो गई, इनके होते हुए जमहूरियत की तदफीन हो रही है, इनके होते हुए इंसाफ की हर शक्ल की तदफीन हो रही है, इनके होते हुए अपोजिशन पार्टियों को दफन किया जा रहा है। मतलब ये है कि इनके होते हुए अवाम के हकूक को फारिग किया जा रहा है और ये सब इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं।
मुझे तो समझ नहीं आती कि मियां साहब को नींद किस तरह आती होगी रात को, जब वो अपने वोट की इज्जत और अपनी मतलब 40-50 साल स्ट्रगल के बाद जो है ये नमूना देखते होंगे, जो आज जहां से शुरू हुए थे वहीं आके बैठ के ज़िया-उल हक के साथ शुरू हुए थे, और आज भी उनकी पार्टी जो है वो काम कर रही है जो मार्शल भी नहीं करती। लिहाजा इस वक्त जो ये सूरत हाल बनी हुई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की जमहूरी पार्टियों के लिए है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इस वक्त कब्रिस्तान पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से, और इसकी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाली जानी चाहिए, हुकूमत पे डाली जानी चाहिए, और हुकूमत पे पड़ती है। मैं ये किसी वजह से कह रहा हूं कि क्या हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जिस आइन के तहत कायम हुई है, जो टूटा फूटा 26वीं आईनी तरमीम के बाद रह गया, उसके बाद भी तो यही है ना। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी भी अदा नहीं करेंगे, ये जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं करेंगे, और ये उल्टा कार्टूनों वाले बयान देते रहेंगे आके जी कोई शहरी है नहीं है, और क्या शहरी और क्या नहीं शहरी, किसका बच्चा शहरी है, किसकी जदाद कहाँ है, कौन पाकिस्तान में है और कौन पाकिस्तान। आप मियां साहब के मुतालिक दुरानी साहब कह रहे थे कि वो उनको नींद कैसे आती है। हमारी इत्तला है कि वो बिल्कुल बेफिक्र हैं, और जो ऑप्टिक्स दिखाए जाते हैं कि वो मरी में पिकनिक मनाते नज़र आते हैं, आराम से बेफिक्र सोते हैं। अगर तो ये मामलात से मुल्क ठीक चल रहा हो, तरक्की कर रहा होता और कोई आगे नज़र आ रहा होता कि फ्यूचर ठीक है, तो फिर जो है ये सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। सूरत हाल ये है कि इस वक्त 44% जो है गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं। 11 करोड़ लोग हैं जिनको के 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। 22% तकरीबन 5-6 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोज़गारी है, और तमाम ज़रात भी 5-6 की 6 फसलें जो हैं 50 साल में पहली दफ़ा कम आई हैं, और शरह नमू जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, और वो 2% से 3 साल में नहीं बढ़ रही। मेरे सामने एक इसके अलावा जो है एक ख़बर है, मैं सुबह से ये पढ़ के बड़ा ही अफसुर्दा भी होता हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और नाजरीन से भी, कि ये छोटी छोटी चंद खबरें हैं मगर ये इस वक्त दिखाती हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स के पाकिस्तान की हालत क्या है। कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है इस वक्त वो दुनिया के मतलब नीचे तरीन जो पासपोर्ट है, कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में हो गया हुआ है। और 96 नंबर पे, ये एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसकी 2025 की रिपोर्ट है कि 96 नंबर पे है, और हमारे बाद सिर्फ चंद जो है ना 4 जंगज़दा मुल्क हैं, सोमालिया, शाम, इराक, और आखिरी नंबर में दुनिया में अफ़गानिस्तान है। और हमें सिर्फ 22 मुल्क हैं जो कि, और ये 22 मुल्क भी जो है ना वो छोटे छोटे आइलैंड जिनको जानता ही कोई नहीं है उस तरह के हैं, जहाँ पे बगैर वीज़े की सभी को इजाज़त है, तो हमें भी इजाज़त है। और चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट पाकिस्तान का है। और पिछले साल हमारा यमन से मुकाबला था, अब थोड़ा सा यमन से हम आगे निकले हैं, और नंबर 1 पे जो है वो ऑफ कोर्स सिंगापुर, जापान वगैरह हैं। और उसके बाद जो तरक्की जिन मुल्कों ने की है, यूएई ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, मुत्तहदा इमारात ने, उन्होंने 10 साल में 42वें नंबर से 8वें नंबर पर आए हैं। और हमारे बराबर में इंडिया ने 6 माह में 8 दर्जे तरक्की करके वो 77वें नंबर पे आ गए हैं, और बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गामज़न है। तो ये पासपोर्ट जब कमज़ोर होने का मतलब है कि दुनिया भर में जब पाकिस्तानी जाते हैं, ये आपकी शनाख्त होती है, और लोग आपको अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं, बेइज्जती की जाती है। वो पाकिस्तानियों की बेइज्जती नहीं होती, वो पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। क्या कहेंगे? देखें आमिर साहब, आपने पासपोर्ट की जो ये सारी बातचीत की है ना, इसका हुकूमत मुझे लगता है जो हल निकालेगी वो आप परसों या 2-4 दिन बाद एक ऐप इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, जिस ऐप के मुताबिक आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकें। मतलब यह है कि हुकूमत इस वक्त कुछ भी नहीं कर रही सिवाय इसके कि वो कंप्यूटर की बनी हुई एक ऐप मुतारिफ कराती है, जिसके लिए एक बड़ा फंक्शन किया जाता है। मतलब नथिंग प्रैक्टिकल,
कोई अपवर्ड स्टेप नहीं। आप काश्तकार का हाल, आपने सब चीजें तो बता दी, मैं क्या रिपीट करूं। आप किसी शोबाए जिंदगी में चले जाएं, आप एक्सपोर्ट्स का हाल देखें। मैंने पिछले दिनों में सारे कुछ ब्रादर ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं उनसे मुलाकात की। वो बेचैन है कि पाकिस्तान से कोई ट्रेड रिलेशन बने, पाकिस्तान की ट्रेड को, हमारे आसपास के मुल्क जो हैं वो हमारे से मोहब्बत करते हैं। हमारे से कोई मोहब्बत नहीं करता तो हमारी अपनी हुकूमत नहीं करती। अपने काश्तकार से अगर कोई मोहब्बत नहीं करता तो हमारी अपनी हुकूमत नहीं करती। मतलब ये है कि ये सारा निजाम जो इस वक्त अवाम और अपोजिशन के खिलाफ काम कर रहा है, ये हकीकत में मेरे से अगर आप पूछे तो ये अपने खिलाफ काम कर रहा है। आपने मियाँ साहब के बारे में कहा कि वो आराम से सोते होंगे। अगर वो आराम से सोते होंगे तो उनकी अहलिया जरूर परेशान होंगी बेचारी जमीन के अंदर, क्योंकि वो बहुत ही एक जमहूरी ज़हन रखने वाली खातून थी और बड़ा ताउन करती थी मियाँ साहब के साथ। मतलब ये है कि और अगर जरदारी साहब आराम में है तो उनकी बेगम साहबा जरूर बेचैन होगी। मतलब जो जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए, उनके ससुर साहब जरूर बेचैन होंगे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दी। बहरहाल एक इख्तलाफात होते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो पार्टियां इस वक्त इक्तदार में हैं वो अपना क्या मुस्तकबिल देख रही हैं। वो अपने हाथों से इमरान के बच्चों का मुस्तकबिल तो बना रही हैं सियासत में, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रही हैं। मतलब मैं ये आपको बता दूं कि ये अमल जो है, ये अमल फिर वो इश्क न पूछे जात, अगर यही सलूक करेंगे उनके साथ तो फिर उसके बच्चे भी जो है वो भी यहाँ पे लीडर बन जाएंगे। ये कोई छुपी हुई हकीकतें नहीं है। फिर कोई नहीं पूछेगा नाना कौन था, नानी कौन थी, माँ कौन थी। सब कहेंगे कि यार ये उस मजलूम के बच्चे हैं जिसके साथ इन्होंने इतना। दुरानी साहब, इसको ह्यूब्रिस कह लें और कॉन्फिडेंस कह लें, या कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट जो है ना लचक दिखाने की जो है ना बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं कर रही और वो तुले हुए हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मेरी मदद आप भी कर दीजिएगा रबिया कि इस वक्त जो हालत ये है, ये चंद खबरें मैं शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन के साथ कि इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है, किस हालात में ये पाकिस्तान में ये इन मामलात का, ये जब ये दायरे तबाह किए जाते हैं, ये इस तरह के मुकदमात में इस तरीके से सजाएं सुनाई जाती हैं, तो दुनिया क्या उससे कैसे देखती है। ये जो बड़ी बड़ी आलमी कंपनियों का इनखला है, रबिया जरा इसकी तफसील बता सकते हैं आप। बड़ी बड़ी जो आलमी कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं दुरानी साहब, और ये हम पिछले कुछ अरसे में देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद पाकिस्तान में ऑफिस बंद कर दिया। टेक्नोलॉजी की जो आलमी कंपनीज हैं उन्होंने खामोशी से अपने ऑपरेशन क्लोज किए हैं पाकिस्तान से। 3 साल में 2 दर्जन से जायद आलमी कंपनीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा है या अपने ऑपरेशन को लिमिट किया है पाकिस्तान के अंदर। शेल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इसके अलावा बेकर्स हैं, ये कई इदारे इसमें शामिल हैं, जिसमें सीमेंस है एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सरमाया बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये छोड़ के वो बता रहे हैं क्यों जा रही हैं कि ये सिर्फ सरमाए की कमी नहीं है, महारत की, ट्रेनिंग की, गवर्नेंस जो है ये प्रोवाइड कर रही थी। काफ़ी डायनेमिक्स थे इन कंपनीज के जिससे पाकिस्तान को, उसकी मईशत को, यहाँ में मैन पावर को फ़ायदा हो रहा था। ह्यूमन रिसोर्स उन्होंने डेवलप किया हुआ था। तो एक एंगल नहीं है जिसका नुकसान हुआ, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। वजूहात वो 3 थी बुनियादी। एक उन्होंने कहा जी आपकी डिवैल्यूएशन डॉलर की इतनी नीचे चली गई है कि इसके अंदर जो है ना वो जब यहाँ से पैसा लेके जाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा, उनको यहाँ पे कदगनें रहती हैं कि बाहर अपने प्रॉफिट ले जाने में, ये पहले भी बैन लग गया था, तो वो जब गवर्नमेंट का दिल आता है फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम रहता है, ये बंद कर देते हैं। बट तीसरा जो सबसे बड़ा वो रहा है जिसकी तरफ मैं आपका व्यू चाहूँगा कि इन चीज़ों का असरात, वो कहते हैं यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है और कोई पता नहीं है, हमारा सरमाया जो है यहाँ महफूज नहीं है और भाग रही हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। क्या कहेंगे आमिर साहब? कंपनियां तो भाग रही हैं, हमारे नौजवान बेचारे भी तो भाग रहे हैं। वो जो बाहर से जाके पैसा भेजते हैं वो भी यहाँ से भाग रहे हैं, वो यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो भागने वाली कंपनी है आमिर साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैंने इनिशियल अपना सारा
जो लाइफ है वो इन्हीं कंपनियों को देखते हुए और इनको लाने के लिए मुशर्रफ साहब के दौर में क्या क्या हीले बहाने नहीं किए गए कि किसी तरह ये कंपनियां यहाँ तशरीफ ले आए। और अब इनको जाते हुए देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें हमारी हुकूमत ने एनिमी प्रॉपर्टी समझ के हमारे साथ डील कर रही है। कौम के साथ ऐसे डील किया जा रहा है जैसे ये कोई एनिमी की ऊपर, किसी एनिमी की हुकूमत हो हमारे ऊपर। कौन सा वो काम है जिसके अंदर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश, मतलब जो काश्तकार जिसको अगर एक उंगली पकड़ाए तो वो पूरा हाथ पकड़ के आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, उसको आप भिखारी बनाने पे तुले हुए हैं, उसको आप कुछ देने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से आप मुझे बताएं कि आपकी एक्सपोर्ट्स कहां खड़ी है। आप चारों तरफ पाकिस्तान के जो ममालिक हैं उनसे एक्सपोर्ट को रिटार्ड कर रहे हैं बढ़ाने के बजाय। आपकी जितनी भी आपको थोड़े दिन पहले अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि आपने इंडिया के मुकाबले में जब अपनी परफॉर्मेंस के जरिए एक आपकी इंडिजिनस उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, उसके नतीजे में आपने कामयाबी हासिल की, तो पूरी दुनिया जो थी वो आपकी तरफ माइल हुई। उसके जवाब में आपने ये किया कि अदालती फैसला लाए और अदालती फैसला ला के अपनी कौम के ऊपर एक इंटरनल जो मतलब अटैक है वो लॉन्च कर दिया। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की यही खबरें हैं कि यहाँ के ऑपोजिशन लीडरों को 10-10 साल सजाएं हो रही हैं, जो 3-3 साल से केस पड़े हुए थे उनके अंदर सजाएं। मतलब हुकूमत ने पूरी तरह से इस चीज का इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान के अवाम ने जो इज्जत कमाई थी दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे उसको रुस्वा कर दे। अच्छा दुरानी साहब, आपको इसके रीगेन के कोई इम्कानात नजर आते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं और ये सारा प्रेशर जाहिर है हुकूमत के ऊपर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, और कंबाइनिंग दिस फैक्ट कि जिस तरह से अब पीटीआई या जो ऑपोजिशन की मुतहदा ऑपोजिशन की जमातें हैं वो भी चाह रही हैं कि किसी सोल्यूशन की तरफ जाया जाए, आपको लगता है कोई इम्कानात नजर आते हैं कि कोई सेंस प्रिवेल करेगा गवर्नमेंट की साइड पे? देखिए, मैं तो इसके बारे में 2-3 बातें बड़ी क्लियर कर दूं। आपने बहुत क्लियर क्वेश्चन किया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इस तरह से ये निज़ाम नहीं चल सकता। अगर इसी तरह से हुकूमत इसको चलाने की कोशिश करेगी तो पूरा का पूरा सियासी निज़ाम मुंतहिम हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त जो है और जो हमारे रीजन में हमारी एनिमी कंट्रीज हैं वो इस वक्त बहुत ही फोकस्ड और शिद्दत के साथ वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहे हैं बल्कि वो तो पाकिस्तान की लीडरशिप तक को टारगेट करने के जसारत और उस तक वो सोच रहे हैं कि इसके अंदर कैसे अनरेस्ट पैदा किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और वो उस तजलील का इंतकाम लेना चाहते हैं जो हमने उनकी की है एक ताकत के सामने एक कमजोर ताकतवर को खड़ा करके। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए सबसे बेहतर तो ये था, मैंने तो कहा है, नून को भी कहा है और इनको भी कहा है, भाई आप दोनों का इत्तेहाद जो है वो बड़ा अनहोली है, पीपल्स पार्टी और नून का इत्तेहाद। इनमें से कोई एक पार्टी छोड़ दे तो अवाम की नजरों में थोड़ा सा इनकी इज्जत बन जाएगी। दूसरी तरफ ये हाल है कि अवाम के अंदर हुक्मरानों को ऐसे देखा जाता है जैसे कोई दुश्मनों की हुक्मरानी हो, क्योंकि वो आपने दुरानी साहब ये भारत का जिक्र किया कि हमने अभी हाल ही में, शुक्र है खुदा का कि उनको जो है जिस तरह की मात दी है और जो पूरी दुनिया में हमारी उसकी वजह से इज्जत बढ़ रही है, उसको कैश करने की ज़रूरत थी। एक तरफ से हमारे यहाँ इनखला हो रहा है तमाम मल्टीनेशनल्स का, और आप जो बता रहे थे कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल से इनको खींचा जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोशिश है कि ये टैरिफ वॉर के अंदर किसी तरीके से ये रीअलाइनमेंट हो रही है तो इनको अपनी तरफ कंपनियों को खींचा जा सके। हमारे यहाँ से ये दौड़ रही हैं, और इंडिया में हालांकि ट्रंप वार्निंग्स दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह को इंडिया में नौकरियां दें, उसके बावजूद टेस्ला गई है। एप्पल ने पहले अपने फ़ोन जो वो कोई 18% बना रहे थे इंडिया में, अब वो 25% पे चले गए हैं और उसके बावजूद आ रही हैं। और इंडिया का रवैया ये है कि वो इस वक्त चीन के साथ आप देखें उनकी कैसी दुश्मनी चल रही है और जंग चल रही है अभी, और उन्होंने सारा पाकिस्तान में, हालांकि ये हमारा अपनी काविश थी, इसमें बहुत ज़्यादा चीन की थोड़ी सी मदद ज़रूर होगी, मगर
इल्ज़ाम चीन पे देने के बावजूद उन्होंने 5 साल बाद चीन के वीज़े खोल दिए हैं। सो वो अपने अंदर हालात क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेनर्स आए, मल्टीनेशनल्स आए, या हमारे इनको नहीं समझ आ रही है। तो बिजनेसमैन थे कहने को, ये तो बिजनेसमैन है ना, ये पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का बिजनेस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के वसाइल का बिजनेस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के गंदुम का बिजनेस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, इन्होंने पाकिस्तान को बिजनेस बना दिया है। और उस बिजनेस बनाने की वजह से ये हाल है कि शायद इनकी प्रॉपर्टीज तो बाहर बढ़ रही हो, लेकिन पाकिस्तान की औकात भी जीरो हो रही है। और फिर ये है कि आप एक तो होता है कि आप सही तस्वीर सामने नहीं रखते, एक ये होता है कि आप झूठ का कारोबार करते हैं। अब मैं तो बोलता भी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है कि मैं इनके झूठ को कैसे लोगों को बताऊं कि हमारे हुक्मरान कितना झूठ बोल रहे हैं, कैसे कैसे उन्हें झूठ सुनाए। क्या कहां तक सुनोगे? आपने तो बहुत कुछ सुना दिया, कहां तक सुनाए वाली कहानी है। मतलब हमारी तरह के लोग जो कि जिनका सब कुछ इस मुल्क में है, रहना भी इन मुल्क में ही है, अल्लाह करेगा बच्चे भी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन मुझे आप बताएं कि आप मुल्क में छोड़ क्या रहे हैं? किसी को आप यहाँ काम नहीं करने देते, आप किसी इन्वेस्टर को यहाँ आने नहीं देते। आज मित्तल आपको कहे तो आप जाके इंडिया में उसके साथ इंडस्ट्री लगा लें। आज आपको कोई दूसरे मुल्क वाला कहे आप वहां जाके उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट तो आप पाकिस्तान में नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में अगर करेंगे, कराची के बिजनेसमैनों के पास जाओ तो वो नोहा कोना है। जिस मुल्क के पूरे ताजर जो है वो चीखे मार रहे हैं। एफबीआर जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे इंडिया का एफबीआर है, कि जो यहाँ की तिजारत को कर्ब करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ की जो मतलब टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ऐसे लगता है कि वो को गैर मुल्की हमला आवर है जो यहाँ आ गए है इस चीज को गार्ड करने के लिए। ऐसे हालात में कि बिजनेसमैन चिखे मारे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी 4-5% आपकी महंगाई हो गई है, तो आपने ये 11% जो है क्यों इसको आपने पॉलिसी रेट रखा हुआ है, ये शरह सूद कम करें ताकि कारोबार आए। कोई उस तरफ कोई ग्रोथ वाला तरफ ये नज़र नहीं आ रहे। एक और फिगर शेयर कर दूं जो कि बड़ी खौफनाक है कि ये शहबाज राना साहब हमारे दोस्त हैं, इनकी स्टोरी है कि जी इस दफ़ा जो रिकॉर्ड एक साल के अंदर 26.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड कर्जे लिए गए हैं और आधे से ज़्यादा जो है वो रोल ओवर हुए हैं। और जो बाकी सारे कर्जे हैं वो कर्ज़ों को उतारने के लिए कर्जे हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग उसके अंदर बिल्कुल 3.4 बिलियन डॉलर जो है ना वो मंसूबों के लिए है। बाकी ज़्यादातर ये जो कर्जा है वो कर्ज़ों को उतारने के लिए कर्जा, उस विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। और ये इनके बावजूद जो है ये इस इंडिकेटर्स के बावजूद गवर्नमेंट के ऊपर उसका कोई असर नज़र हमें तो नहीं नज़र आता। आपको नज़र आता हो तो बता दें। आमिर भाई, हम आपको तो नज़र भी नहीं आ रहा और हमारे से तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मतलब ये है कि अब जब आम लोगों के साथ डील करते हैं, जब हम जाके काश्तकारों के पास बैठते हैं, जब आम लोगों के पास बैठते हैं, उनके दुख जो है देखे नहीं जाते, उनके दुख सुने नहीं जाते। दुख अपने साथ जो लोग बच्चे काम करते हैं उनके दुख हमें नहीं देखे जाते। मतलब हम कहाँ क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें? मैंने तो इसलिए कहा कि आखिर में मैंने कहा मैं और कुछ ना हो तो हम इन लीडरों को कोई अपने उनके सामने ही हम सीना कोपी करें कि यार तुम खुदा का खौफ करो, तुम्हें सब कुछ इस मुल्क ने दिया है, पिछले 40 साल से तुम इसके ऊपर हुक्मरान चले आ रहे हो, इसके जो 80% कर्जे हैं वो तुम्हारी हुकूमतों के दरमियान आए हैं। इस मुल्क की जो तमाम बर्बादी हुई है तुम्हारी मौजूदगी में होगी। पहले तो तुम मार्शलों पे डाल देते थे, अब तो अगर टोटल लगा लो तुम्हारी हुकूमतों। आप कॉटन बेल्ट से हैं और आप इस चीज़ को बड़ा समझते हैं। ये खबर भी इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया क्योंकि हम सारे कि जी वो तहरीक होनी है, वो पकड़ दकड़ चल रही है, दूसरी तरफ से वो सड़कों पे आए हुए हैं, दीवार के साथ लग गए हैं। कॉटन की जो इस वक्त सूरत हाल है कि 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर जो है इस दफ़ा की क्रॉप आई है और वो बताया जा रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि तकरीबन जितनी हमने कॉटन बनाई है उतने ही $4.5 बिलियन की हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी।
तो जो कोई रेमिटेंसेस के ऊपर मुल्क चल रहा है वो ज़्यादा आ गए थे, वो उससे बैलेंस आउट हो जाएगा। और मगर उसके आप वहाँ भावलपुर में बैठे हुए हैं, तो कॉटन का जो किसान जो पिस गया उससे, उसके क्या हालात हैं, सम आप कर दीजिएगा। हाँ आमिर भाई, कॉटन का काश्तकार, गंदुम का काश्तकार, चावल का काश्तकार, गन्ने का किस काश्तकार का आपको हाल सुनाए कि उस काश्तकार का क्या हाल है। मतलब ये है कि किसी तरह से भी गवर्नमेंट टच से बस होने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो भी स्कीम अनाउंस करती है, वो ट्रैक्टर देती है तो उसके लिए जो सिक्योरिटी मांगती है उसी की कीमत से उनको ट्रैक्टर दे देती है, और वो भी अपने लोगों को दे देती है, आम लोगों से लेके अपने लोगों को दे देती है। पैसे देते हैं तो वो भी, मतलब काश्तकार को ओवरऑल इनपुट्स में या आउटपुट्स के अंदर कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ है तो वो पर्सनलाइज अपनी फोटो के साथ दिया हुआ रिलीफ है, उसको आप क्या कहेंगे। और फिर ये है कि जो पानी के इश्यूज हैं, जितने भी इस वक्त इश्यूज हैं, मैं आपको ये बताऊं कि हम किसी चीज को करेक्ट करने के मूड में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो वक्त गुजार रहे हैं। ठीक है, वक्त गुजारा जा रहा है मोहम्मद अली दुनाई साहब, और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कुछ कर गुजरने का टाइम है, क्योंकि चीज़ें बहुत एज पे जा चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमसे खुसूसी गुफ्तगू की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ असातिज़ा के हवाले से कि उनकी अक्सरियत जो है वो इंतज़ामी पोस्टें लेने से इनकारी है, जिम्मेदारियाँ लेने में एक अदम दिलचस्पी का इजहार है जो नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सैदपुर नाले की जो तामीरात हैं उसके सीडीए का ये मौक़िफ़ है कि उनका ये कहना है कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो इस हालिया सैलाब की और इस सिचुएशन की वजह बनी। कुछ सीडीए के हवाले से और भी खबरें ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, हमने देखा है कि पिछले दिनों जो मौसम की वजह से मामलात रहे, बारिशों की वजह से, और ज़्यादातर जिस तरह कल भी हमारी बात हो रही थी हसन अब्बास साहब के साथ, और वो यही कह रहे थे कि इट्स दी डेवलपमेंट मॉडल जो फ्लॉड है, जिस असल मसला वो है। अभी हमारे सामने ये सिचुएशन आई है जो सैदपुर में हुआ बारिश के दौरान। अब सीडीए कहता है कि जी इंक्रोचमेंट है सारी। जी, वो बात यह है कि इस वक्त भी ये एक जो बहरान है बारिशों का चल रहा है, ये पहले भी ख़त्म नहीं हुआ, और रोज़ जो आ रही हैं ऑप्टिक्स और जो इमेजेस आ रहे हैं स्वात से, नारायण से, बाबूसर का जो वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है, वहाँ से अभी भी वो कह रहे हैं कल 17 का फिगर था, अभी भी 15 लोग लापता हैं। तो सैकड़ों लोग इसके अंदर मर चुके हुए हैं। और मगर क्योंकि इस्लामाबाद दी कैपिटल है और ये एक प्लान्ड सिटी है और इसलिए यहाँ से पानी गुजर जाता है, तो यहाँ में जब बीच इस्लामाबाद में सैदपुर एक मॉडल विलेज है, उसके अंदर जब ये होता है वाक़या, तो फिर तमाम फोकस वहाँ पे आ जाता है। ये हमारे कोलीग हैं काशिफ बासी साहब डॉन में, उनकी ये स्टोरी है। उनको वैसे काशिफ बासी ARY वाले से मिक्स ना किया जाए, उन बेचारों को तो घर पे बिठा दिया गया हुआ है, और अब लोग जो है ना, अब सियासतदानों ने उनको विज़िट फाइनली करना शुरू कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर है कि उनको उनकी पाबंदियाँ जो है ना ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है। बाकी डॉन वाले काशिफ बासी साहब की ये तस्वीर है, ख़बर है, ये ज़रा गौर कर लें। ये इन्होंने ये दिखाया है कि ये 2005 की राइट साइड पे तस्वीर है कि यहाँ पे नाले के इर्द गिर्द जो है बड़ी ही कम आबादियाँ थी, और पहाड़ के साथ ये जो रेड लाइन है वो बिल्कुल खाली था जहाँ से पानी ये आता है। अब चारों तरफ उसके आबादियाँ कर दी गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, और कहने को ये मॉडल विलेज है। तो उसके बाद फिर जाहिर है वो बहना नहीं है उसने पूरे के पूरे सैदपुर विलेज ने, तो फिर और क्या होना है। तो ये स्टोरी सिर्फ सैदपुर की नहीं है, ये स्टोरी हर जो DHA 5 के अंदर हुआ, जो कर्नल साहब और उनकी साहबजादी बेचारी जो है जाँ बहक हो गई, उनका कोई कसूर नहीं था, वो बड़े आराम से वो स्लिप कर गई। मगर चूँकि ड्रेनेज के ऊपर, नालों के ऊपर, रिवर बेड्स के ऊपर ये तमाम जो है ये हाउसिंग स्कीमें बना दी गई हैं। ये इस्लामाबाद में भी हुआ है, ये बैरिया हर जगह पे हुआ है, ये कराची में भी हुआ है, ये लाहौर में अभी भी हो रहा है।
तो ये इसलिए एक तो मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ी हकीकत है, पानी अब ये ज़्यादा आता रहेगा, अनयूजुअल मानसून रहेंगी, टाइमिंग्स बदल रहेंगी, मगर हमारा जब तक ये हाउसिंग के मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल का मॉडल दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये हम सानेहात के ऊपर फायर फाइटिंग ही करते रहेंगे, उसके ऊपर आप और मैं बैठ के बात करेंगे, पर बात सिर्फ तकरीर करने की नहीं है, इसका सद्देबाब निकालने की ज़रूरत है और कुछ लोग टांगने की ज़रूरत है, सीडीए ख़ास तौर पे उनको टांगने की ज़रूरत है। मेरा तो आमिर साहब, वैसे आपने अगली स्टोरी भी जाना है, लेकिन क्विकली, अगर सीडीए कह रहा है कि इंक्रोचमेंट से, तो फिर ठीक किसने करना है? सीटीए के ये मेरे पास एक और अच्छी पासी की स्टोरी है कि जी ये इनके यहाँ वो ये जा रहे हैं गालिबन दुबई के अंदर जो है, ये कोई साहब हैं जिनका नाम नहीं उन्होंने बताया कि जी उनकी प्लॉट की ट्रांसफ़र है, यहाँ से पूरी एक टीम जा रही है वहाँ उनसे साइन करवाने। तो अशराफिया एलीट के लिए ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने कोई अपना प्लॉट बेचना है तो पूरी सीडीओ कह रहे हैं मगर देखें ना वो एक्सपेंस अपना दे रहे हैं, तो भाई फिर कोई भी प्लॉट बेचने वाला अमीर आदमी वो वहाँ पे दुबई जा रही है। तो जहाँ पे अशराफिया आ जाती है, ताकतवर लोग आ जाते हैं, तो वहाँ तो हर किस्म की गुंजाइश निकल आती है। अपना काम नहीं, इनको टांगने वाले, इनको टांगने की जरूरत है, इन्होंने क्या तफ्तीश करनी है। ठीक है। और आमिर साहब, ये जो असातिज़ा के हवाले से खबर है, ये तो हमारी एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहा है, ये क्या मामला है? ये बड़ी, इस स्टोरी को इग्नोर किया गया, पर मेरे लिए बड़ी अहम है कि आप देखें 22% बेरोज़गारी इस मुल्क में, और हमारा ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा नुकसान ये किया है, इस गवर्नमेंट ने किया है कि इन्होंने 2% से जो क्यूमुलेटिव इस दफ़ा जो फिगर्स आए हैं 0.8 ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे, दुनिया में कोई ऐसा मॉडल नहीं है, एक्सक्यूज मी, कि जिसने तालीम के बगैर तरक्की की हो। और ये सिर्फ हाल नहीं है, हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। इतनी बेरोजगारी में, इतनी बुरी तालीम की सूरत हाल के अंदर जो है, यहाँ 5000 नौकरियां आई थी हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेसेस की, सिर्फ 3795 एप्लीकेशन आई। मतलब नॉर्मली जो है स्पेशल ब्रांच की भी एक इसके साथ ही नती की हुई है, उसकी नौकरियां आई थी, तो उसकी पोस्टों के लिए जो है हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया और 540 कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई किया। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये आधे से भी कम लोगों ने अप्लाई किया है, बेरोज़गारी के बावजूद। कोई हेड मास्टर नहीं बनना चाहता, कोई टीचर गवर्नमेंट का नहीं बनना चाहता। दो वजूहत क्या हैं? एक तो वो कहते हैं कि जनाब ये तनख्वाहें नहीं मिलती, बहुत कम है। दूसरा उन्होंने एक रखा हुआ है कि जी आपने एग्ज़ाम भी देना है। और सब इतनी नालायकी है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो तालीम याफ्ता हैं वो टीचर बनना नहीं चाहते, और वो कहते हैं इसके पर्क्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में टीचर बनना बेहतर है, गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर कोई हेड मास्टर भी बनने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से बताया जा रहा है कि तकरीबन इस वक्त कई हज़ार स्कूल हैं जिसके अंदर हेड मास्टर नहीं है, और टीचर्स की भी तादाद जो बताई जा रही है कि इतनी ज़्यादा कम है कि इस वक्त जो है 1 लाख के करीब पोस्टें हैं टीचर्स की सरकारी स्कूलों के अंदर जो कि खाली हैं, और लोग बेरोज़गारी 22% है। गवर्नमेंट इश्तिहार देती है, उसके बावजूद लोग अप्लाई भी नहीं करते और टीचर नहीं बनना चाहते, हेड मास्टर नहीं बनना चाहते। दुनिया भर में आप देखें वो मुआशरे जहाँ पे टीचर की तनख्वाह जो होती है, अमेरिका यूरोप में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, कैसे तरक्की याफ्ता करते हैं कि प्रोफेसर बनना, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ना एक ही बराबर है और वो उतनी ही तनख्वाहें लेते हैं। टीचर होना एक बड़ी एजाज़ की बात भी है और बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। जहाँ ये हाल है कि एक तरफ 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, मगर हेड मास्टर की 5000 नौकरियों के लिए 3,500 के अप्लाई कर रहे हैं। तो नहीं घबरा रहे? नहीं, एक तो टेस्ट है कि वो टेस्ट पास नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं अगर इतनी काबिलियत उनके अंदर है तो फिर हमने टीचर क्यों बनना है, फिर हम स्पेशल ब्रांच पावर भी चाहिए। तो टीचर्स का जो हमने मुआशरती तौर पे इस मुआशरे में हाल कर दिया है
कि वो एक मजाक किया जाता है कि टीचरों को तो कोई रिश्ता नहीं देता, तो वो बेचारे जो कुछ नहीं, जो खवातीन भी आम प्राइवेट स्कूलों में उस्तादा हैं, इतनी कम तनख्वाह दी जाती है कि जो किसी को और कुछ नहीं मिलता तो वो बस टीचर बनता है। ठीक है आमिर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है और हमें माशरा एज ए माशरा हमें ज़रूरत है कि हम असातिज़ा को इज्जत दें, ताकि अगर हमारे पास उस्ताद नहीं होंगे तो किस तरह हम अपनी आने वाली नस्लों को पढ़ाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।